नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप शैन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप शैन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हिंदी का वर्णमाला का भाग 3 हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आपने पिछले 2 वीडियो आपने देखे होंगे, जिसमें भाग 1 में हिंदी का परिचय, वर्णमाला का परिचय और उसमें स्वर का वर्गीकरण, और दूसरे भाग में भी उससे आगे हम लोगों ने स्वरों के वर्गीकरण पर चर्चा की और स्वर जो थे महत्वपूर्ण, जो प्रश्न स्वर से बनते हैं, वहाँ से हम लोगों ने प्रश्नों को देखा। तो यहाँ से अब हम भाग 3 पे चर्चा करेंगे। वर्णमाला चूँकि बड़ा टॉपिक है, तो टॉपिक प्रारंभ करने से पूर्व की भांति कुछ पंक्तियों पे चर्चा करते हैं। और पंक्तियाँ हैं: रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है, व्यंजन की परिभाषा क्या है, स्वर हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए थे, चर्चा कर ली थी। तो आइए पढ़ते हैं व्यंजन और व्यंजन के वर्गीकरण के विषय में और व्यंजन की परिभाषा। तो ये व्यंजन क्या है, व्यंजन वर्णमाला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया, स्वर और व्यंजन मुख्य रूप से। तो व्यंजन क्या है और इसकी परिभाषा क्या है? व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जो है ये उच्चारण, यानी इसमें क्या करते हैं कि स्वर की सहायता से, अगर इसकी परिभाषा देखें तो क्या है, स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण, स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं, यानी जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होगा उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। संख्या कितनी है व्यंजनों की? इनकी संख्या जो है, व्यंजनों की संख्या जो है मुख्य रूप से, मूल रूप से जो मानी जाती है 33 व्यंजन माने जाते हैं। और ये कहाँ से, का से लेकर हा तक, का से लेकर हा तक के जो वर्ण हैं वो व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त भी व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन अलग हैं, द्विगुण व्यंजन अलग हैं। तो आइए चर्चा करते हैं व्यंजनों की और इसमें इनके खंडों के विषय में, इनके वर्गीकरण के विषय में। तो व्यंजनों का जो उच्चारण, व्यंजनों को मुख्य रूप से अगर हम बात करें, ये 33 व्यंजन जो हैं ये 3 भागों में विद्वानों ने विभाजित किए, जिसमें एक आपका स्पर्श व्यंजन, पहला जो खंड है वो आपका आएगा स्पर्श व्यंजन, और दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ये 3 खंडों में व्यंजनों को, 3 भागों में मुख्य रूप से जो 33 व्यंजन हैं इनको विभाजित किया गया। आइए चर्चा करते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। तो पहला जो है 33 व्यंजनों में पहला जो खंड है वो आपका है स्पर्श या इसी को हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन। स्पर्श और वर्गीय व्यंजन क्या है? हिंदी वर्णमाला में अगर हम व्यंजनों की बात करें तो 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 5 वर्ग होते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 5 वर्ग में जैसे प्रत्येक, जैसे कंठ वर्ग था तो उसको हम का वर्ग बोलते थे, का वर्ग। इसमें प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, का वर्ग में भी 5 वर्ण होंगे, का वर्ग में 5 वर्ण हो जाते हैं। ऐसे ही आपका दूसरा आएगा आपका चा वर्ग, जिसको तालु वर्ग बोलते थे, इसमें भी 5 वर्ण होंगे, है ना। और फिर इसी में क, फिर च, टा वर्ग होगा, इसमें भी 5 होंगे। फिर इसमें टा, फिर ता वर्ग होगा, इसमें भी 5 होंगे। और फिर आपका पा वर्ग होगा, जिसे ओष्ठ वर्ग कहते हैं, इसमें भी 5 वर्ण होंगे। तो टोटल अगर हम देखें तो 5 5 और टोटल, तो यहाँ पर टोटल कुल कितने हो गए? 25 वर्ण
कुल होते हैं, टोटल 25 वर्ण होते हैं। तो आइए उन्हीं पे चर्चा करेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में कितने वर्ग होते हैं, तो व्यंजनों के 5 वर्ग डिवाइड हैं, 5 भागों में डिवाइड हैं। कंठ वर्ग, का वर्ग को कंठ वर्ग, चा वर्ग को तालु वर्ग, फिर टा को मूर्धन्य वर्ग, और ता को दंत वर्ग, और पा को ओष्ठ वर्ग कहते हैं। अब इसमें स्पर्श व्यंजन जैसे हमने लिखा, तो इनकी संख्या कितनी है, अभी मैंने लिख चुका हूँ, 25 संख्या होती है। संख्या के तौर पर आपसे पूछा जाए वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आपका उत्तर होगा 25। और कहाँ से कहाँ तक, ये का से प्रारंभ होंगे और माँ तक ये चलेंगे, का से लेकर माँ तक ये होते हैं। और जैसे अगर मैं पिछले वीडियो में लिख चुका हूँ का वर्ग, मैं यहाँ भी नोट कर दे रहा हूँ यहाँ पे का, तो का में क्या आ जाएगा, का खा गा घा इयाँ आ जाएगा। का में क्या आ जाएगा, का खा गा घा इयाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए ये वर्ग मैंने लिख दिए हैं, का खा गा घा इयाँ मैंने लिख दी यहाँ पे है। ये देखिए पहला वर्ग ये रहा, इसमें जो पहला जो ये 5 आपको ये दिख रहे हैं, ये आपका पहला वर्ग ये रहा, का वर्ग बोलते हैं। दूसरा आपका चा वर्ग हो गया है ना, तीसरा आपका ये टा वर्ग हो गया, टा ठा डा ढाड़ा, फिर आपका ता वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया। तो अब इनके अपने अपने नाम भी देखिए, एक वर्ग में पहला प्रारंभ कहाँ से हुआ, का से प्रारंभ हुआ, दूसरा आपका चा से प्रारंभ हो गया, तीसरा टा से प्रारंभ हुआ, फिर आपका ता, फिर आपका पा। तो इस तरीके से कचट तप याद भी कर सकते हैं, कचट तप जैसा कि यहाँ लिखा है। और इसमें 5 वर्ण हैं, तो इनका जो उच्चारण होता है, ये स्पर्श व्यंजन क्यों कहे, क्योंकि मुख्य स्पर्श स्थान से बोले जाते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं कंठ वर्ग। ये आपका कंठ वर्ग या का वर्ग बोलते हैं इसको। और उच्चारण में ध्यान देना है, क देखिए जब आप बोलेंगे तो आपके गले से आवाज़ आएगी, क ख ग घ, यहाँ पर स्पर्श होके ऐसा जीभ टच करके आ रही है कंठ पे, और इसको इयाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इयाँ बोलेंगे, इयाँ, इसको अड़ा। देखिए ये हिंदी में यहाँ भी इसकी भी चर्चा कर लें, 3 तरीके के ये वर्ण देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा ये 3 तरीके के वर्ण मिलेंगे। एक जैसे थोड़ा सा अंतर होता है कि मैं यहाँ बिंदी रख दी, एक में बिंदी होती ही नहीं है, तो इस तरीके से इन पे भी थोड़ी सी चर्चा जरूरी है। देखिए जो बिंदी यहाँ पे रख दी है इसका मतलब हो गया इयाँ बोले, अनुस्वार है ये, ये पंचम वर्ण है। और ये आपका ये जो है ये अड़ा है, ये अड़ा बोलते हैं, ये द्विगुण व्यंजन है, और ये आपका मूर्धन्य व्यंजन है। तो देखिए तीनों के अपने अपने नाम हैं। ये आपका कंठ में जाएगा, इसको भी लिख लीजिए, हो सकता है पूछ लिया जाए। ऐसा नहीं है कि बिंदी यहाँ से यहाँ रख दी तो नहीं, हिंदी में बिंदी का और डंडे का तो कमाल ही है ना, बिंदी और डंडा दोनों का कमाल है। बिंदी अगर इधर से उधर होगी तो अर्थ इसका बदल गया, उसका स्थान बदल गया। तो ये देखिए कंठ है, ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, इसका नाम बदल गया, द्विगुण व्यंजन हो गया, ये द्विगुण व्यंजन नाम हो गया इसका, द्विगुण। और ये जो लिखा है ये, इसको बोलते हैं मूर्धा या मूर्धन्य कह देते हैं इसको हम, मूर्धा या मूर्धन्य कह देते हैं। देखिए सबके अपने अपने स्थान हैं, कंठ द्विगुण थोड़ा सा अंतर है, बस एक में बिंदी इधर रख दी, एक में यहाँ रख दी, एक में है ही नहीं, तो ये विषय ध्यान रखना है। अगला इसी का वर्ग है, जब आप बोल के देखेंगे प्रयास करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये उच्चारण इनका चा। अगला है तालु वर्ग, ये इसको तालव्य कहते हैं, तालव्य या तालु वर्ग कह देते हैं, तालव्य या तालु वर्ग कह दिया इसको, ठीक है, तालव्य या तालु वर्ग। ये आपका इसमें जीभ आपकी तालु में लगेगी, आप बोल के देखिए चा छा जा, तो जीभ दांत से थोड़ा सा अंदर की तरफ लगेगी तालु में। ये आपका मूर्धन्य है, तो थोड़ा सा जीभ को हम टा इस तरीके से थोड़ा सा मारेंगे। ये कह सकते हैं डीजे का साउंड नहीं आता डीजे में, धमाके वाली आवाज़ आती है, वो यहीं से आएगी। इसी धमाके वाली आवाज़ को ही मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धा स्थान होता है जीभ से थोड़ा सा अंदर की तरफ, इस तरीके से हम जब उठा के जीभ मारते हैं तो वहाँ पर ये ध्वनि आएगी, ये डीजे भी है, इसको कहते हैं मूर्धन्य। ये आपका मूर्धा स्थान हो गया, या मूर्धन्य कह सकते हैं हम इसको, मूर्धा या मूर्धन्य कहते हैं, मूर्धन्य वर्ग। ये आपका जो आएगा इसको कहते हैं दंत वर्ग, इसको हम दंत वर्ग कहते हैं। इसमें जीभ दांत में लगेगी, आप बोल के देखेंगे ता था दा धा ना। और ये आपका ओष्ठ है, उसमें ओठों को कमा लेते हो, ओठ विशेष ध्यान रहे सही से, आप उच्चार पा फा बा ओठ दोनों लगेंगे, इसलिए इसको क्या कह दिया, ओष्ठ वर्ग कह दिया, ओष्ठ वर्ग कह दिया। तो इस तरीके से ये स्पर्श व्यंजन की संख्या का से प्रारंभ होकर लास्ट में कहाँ आ गई, माँ तक आ गई। ये हो गए आपके स्पर्श व्यंजन, और इन्हीं को ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो वर्ग कितने, तो वर्ग 5 हो गए, संख्या कितनी हो गई, टोटल 25 हो गई। कहाँ से हो गए, का से प्रारंभ हुए और वहाँ पर समाप्त हो गए। तो ये आपने इनके उच्चारण स्थान भी क्लियर कर लिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चर्चा करता हूँ इसी में। आगे दूसरा जो खंड है 33 व्यंजनों में 25 यहाँ आ गए, और अभी 8 और लिखने हैं, तो जिसमें दूसरा खंड रहेगा हमारा अंतस्थ व्यंजन का। ये है दूसरा, इस 33 व्यंजनों में दूसरा जो पार्ट है वो रहेगा हमारा 33 में। दूसरा जो खंड होगा हमारा, पहला क्या था, अंतस्थ व्यंजन, वो पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं भाई, अंतस्थ पे भी चर्चा करें। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, अंतः धन स्थ, जो अंतः स्थित है, अर्थात कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के अंदर, स्वर और व्यंजनों की भांति होता है, इनको इनमें स्पष्टता नहीं हो पाती है, ऐसे व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। संख्या कितनी होती है अंतस्थ व्यंजनों की, संख्या भैया है 4।
4 है अंतस्थ व्यंजन, और 4 कौन कौन से हैं आइए चर्चा करते हैं। जिसमें आपका पहला, इनकी संख्या जो 4 है वो कौन कौन सी है। तो 4 में आपका पहला आपका आएगा ये या, फिर दूसरा आएगा रा, फिर आएगा ला, और फिर आएगा वाह। या रा ला वाह, ये संख्या में 4 हैं, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये इनका उच्चारण अपना भी अलग अलग उच्चारण स्थान है, इसको भी यहीं पे हम लोग क्लियर करते चलेंगे। या जो है अंतस्थ होने के अतिरिक्त, क्योंकि इसका अंतस्थ क्योंकि ये या जो है कहीं ना कहीं इसका उच्चारण एक ही तरह हो जाता है। जैसे हमने कोई शब्द लिखा चाहिए, तो अगर मैं चाहिए वर्तनी बोलूँ तो चाहिए ऐसे भी बच्चे लिखेंगे, कुछ बच्चे चाहिए शब्द को इस तरीके से भी लिख जाते हैं। तो देखिए ए या जो है एक ही भांति उच्चारण कर रहा है ना, तो दोनों रूपों में लिखा जाता है। अब चूंकि वर्तनी की दृष्टि से कहेंगे तो ये सही है, लेकिन हम या का उच्चारण एक ही भांति कर रहे हैं, इसलिए इसका अपना नाम भी है। इसका अपना नाम क्या हो गया, या का उच्चारण किसकी भांति हो रहा है, एक ही भांति हो रहा है, तो इसका अपना नाम भी हो गया। इसका अपना नाम क्या हो गया, इसका नाम अपना ए अर्धस्वर रख दिया विद्वानों ने, क्योंकि ये ए का उच्चारण एक ही तरह उच्चारण कर रहा है। क्या नाम कर दिया, अर्धस्वर। तो हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वरों की संख्या जो होती है वो 2 है। अगर आपसे पूछे जाए अर्धस्वर कितने हैं, अर्धस्वर हिंदी वर्णमाला की बात कर रहा हूँ, अर्धस्वर हिंदी वर्णमाला में 2 हैं, एक या ये और मैं यहीं पे लिखा दे रहा हूँ, एक वाह, ये अर्धस्वर है हिंदी वर्णमाला में। तो एक अर्धस्वर ये हो गया, और इसको तालव्य भी कहते हैं, अलग अलग नाम भी इनके हैं। स्पर्श स्थान इसका क्या है, तालव्य है, तालु है, तालव्य भी है और अर्धस्वर भी है। रा को हम क्या कहते हैं, क्योंकि रा का जो उच्चारण होता है वाइब्रेशन के साथ होता है, तो इसको हम प्रकंपित कहते हैं। जब आप बोलेंगे तो ये कहीं ना कहीं झंझनाहट के साथ आएगा, तो इसको प्रकंपित, रा को हम क्या कहते हैं, प्रकंपित भी कहते हैं। प्रकंपित आप बोल के देखिए, रा तो झंझनाहट के साथ आएगा, वाइब्रेशन है के साथ आएगा, तो इसीलिए प्रकंपित कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसका एक नाम और दे दिया है लुंठित, लुंठित वर्ण, लुंठित व्यंजन भी कहते हैं इसे। कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रकंपित लुंठित। तो रा के 2 नाम हो गए, रा के 2 नाम हो गए, प्रकंपित और लुंठित भी हो गए, और साथ में अंतस्थ व्यंजन भी है। ला क्या होता है, ला को हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक सतह क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये जीव है, ये जीव के जो किनारे की जो सतह होती है, ये किनारे वाली सतह होती है, इसको कहते हैं पार्श्व सतह। जब उच्चारण होता है तो कहीं ना कहीं जीव हमारे साइड से लाख बोलते समय नीचे वाली साइड से यहाँ पे टच करके आती है, इसीलिए इसको कहते हैं पार्श्व, पार्श्विक। इसको पार्श्व सतह, पार्श्व मतलब निकटस्थ, किनारी, पार्श्व सतह इसको कहते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, पार्श्विक व्यंजन इसको कह दिया। पार्श्विक व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। और ला को ध्यान रखना है, ला को कहीं ना कहीं वत्स भी कहते हैं, वत्स व्यंजन भी कहते हैं। वत्स क्या होता है, वत्स कहते हैं मसूढ़ा, मसूढ़ा या दंतमूल कह सकते हैं हम लोग, मसूढ़ा या दंतमूल कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि इसका उच्चारण मसूढ़े से भी आता है। दांत के जस्ट भाग, जस्ट जिसमें मसूढ़ा हमारा होता है, निचला हिस्सा होता है, वहाँ पे लग के आता है। और वाह क्या होता है, वाह को हम कहते हैं, इसको भी भैया हमने बता चुके, अर्धस्वर कहते हैं, अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर, एक भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं यहाँ से, बस वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। अर्धस्वर, और नोट्स बनाते रहिए। अर्धस्वर, वाह को क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं, अर्धस्वर वाह। और एक नाम इसका और है, कई बार पूछा गया, दंतोष्ट भी है ये आपका दंतोष्ट भी है। क्योंकि इसमें दंतोष्ट क्यों कहा गया, क्योंकि उसमें ऊपर का जो दांत होता है, ऊपरी दांत, ऊपर का दांत जो है, ऊपरी दांत जो है, नीचे वाले ऊपरी दांत जो है वो कहाँ लगेगा, निचले होठ पर, निचले होठ पर टकराता है, निचला होठ जो होगा, ओष्ठ होगा, उस पर टकराता है, निचला होठ, इसीलिए इसको दंतोष्ट कहते हैं। इसमें 2 है, दांत और ओष्ठ, दंतोष्ट कहते हैं। और ये वाला जो वाह है इसको कहते हैं ओष्ठ, ये अंतर है वाह और वाह में। आप बोल के देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, ऊपर का जो दांत होगा नीचे वाले ओठ से टकराएगा, इसीलिए इसका नाम दंतोष्ट हो गया है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, यहाँ से या है ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे मैं चर्चा करूँगा। फिर इसके तीसरे भाग की अंतस्थ व्यंजन के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं इसको थोड़ा सा रोक देता हूँ, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट इसका। देखिए तीसरा खंड जो है आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं इनको। इनकी संख्या भी 4 होती है, ऊष्म और संघर्षी व्यंजनों की भी संख्या 4 है। और 4 कौन कौन सी है आइए चर्चा करते हैं। इन चारों की हम बात करें, इन चारों की बात करें तो 4 में आपका आएगा, ये पूछे जाते हैं ऊष्म शाह, इनका क्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शाह, और फिर आपका ये वाला शाह, उच्चारण अगर करेंगे तो स्पष्टता आती है, फिर ये वाला सा, और फिर ये हाँ। यहाँ से उच्चारण देखिए आप, इनके अपने अपने नाम भी हैं। शाह, शाह यानी इसका उच्चारण जो होता है, बोलने का अलग अलग इसका उच्चारण होता है। शाह, इसको बोलेंगे शाह और इसको बोलेंगे सा। आपने उच्चारण अगर सुना है तो और स्पष्टता आ जाएगी। सा क्या है, ये इसको बोलते हैं तालव्य, इनके अपने नाम भी हैं, इसको बोलते हैं तालव्य व्यंजन। तालव्य में आएगा, ये तालु से उच्चारण होता है। इसका होता है मूर्धन्य, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है मूर्धन्य,
मूर्धन आ जाएगा। ये वाला जो होता है दंत होता है, इसको हम दंत बोलते हैं, दंत भी कहते हैं इसको कहीं ना कहीं। इसका वत्स भी उच्चारण होता है, वत्स मतलब मसूढ़ा, 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 मसूढ़े से उच्चारण होता है इसका, मसूढ़े से। और हा जो है, हा जो है इसको हम कहते हैं कंठ। इसके कई नाम है, कंठ, हा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया हा कंठ। इसको काकल्य भी कहते हैं, काकल्य, काकल्य कहते हैं इसको। बोध वर्ण भी कहा जाता है, बोध वर्ण, काकल्य, बोध वर्ण। स्वर यंत्री भी कहा जाता है, स्वर यंत्रीय। सारे नाम याद रखिए इनके, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। स्वर यंत्रीय व्यंजन कह सकते हैं। तो कितने सारे इनके नाम हैं। वर्ण एक है, देखिए कंठ भी है, ये काकल्य भी है, बोध भी है, स्वर यंत्रीय भी है, और इसको ऊष्म भी कहते हैं और संघर्षी भी कहते हैं। तो ये 4 नाम इनके ये रहे, उसके अलावा भी 2 नाम ऊपर है। तो ये आपका यहाँ से ऊष्म और संघर्षी व्यंजन भी स्पष्ट हो गया है। जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम लोग चर्चा करेंगे अन्य व्यंजनों पे। बिल्कुल सिंपल तरीका है, थोड़ा सा अगर आप बोलेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा यहाँ से। अगले व्यंजन और भी व्यंजन, भाई अभी तो 33 व्यंजन ही पढ़े हैं, व्यंजन कितने हैं? 11 स्वर निकाल लीजिए आप। 11 स्वर के अलावा भाई आपने 11 स्वर और 33 व्यंजन, 44 ही वर्ण हुए हैं। टोटल तो 44 वर्ण हुए। टोटल होते कितने हैं? कुल वर्ण होते हैं वर्णमाला में 52, कुल तो 52 होते हैं, लेकिन यहाँ तो 44 की चर्चा हुई है। तो अभी कुछ वर्ण और रह गए हैं, यानी 44। अभी आपके द्विगुण व्यंजन पढ़ने हैं, आपको संयुक्त व्यंजन पढ़ने हैं। तो अगली चर्चा करते हैं द्विगुण व्यंजनों की, चर्चा करते हैं द्विगुण व्यंजन। ये आपके अलग से है द्विगुण व्यंजन, द्विगुण, द्विगुण, द्विगुण व्यंजन हो गया। और उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण और उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए। और इसके अतिरिक्त द्विगुण भी है, इसको हम बोलते हैं, द्विगुण को, इनको हम कठोर ध्वनि भी कहते हैं, कठोर, कठोर व्यंजन भी कहते हैं। कठोर व्यंजनों की श्रेणी में भी इसको हम लाते हैं। द्विगुण भी हो गया, कठोर भी हो गया, द्विगुण भी हो गया, उत्क्षिप्त भी हो गया, कठोर व्यंजन भी हो गया। तो ये संख्या में कितने नाम इनके देखिए, संख्या में 2 हैं, संख्या में 2 हैं, जिसमें आप देखेंगे कि संख्या में 2 कौन से हैं। संख्या में आपका पहला आपका ये द्विगुण में आपका डा और इसके नीचे बिंदी, और यहाँ पर ढा और ये बिंदी। तो ये द्विगुण व्यंजन भी हैं और इनको हम कठोर व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं द्विगुण? क्योंकि इनका एक अपना गुण भी है। दूसरा गुण ये हो गया भाई पहले तो डा का ही निर्माण हुआ है, डा, और फिर इससे ही बन गया है ये डा, अड़ा हो गया। ये डा है, ये अड़ा है, तो भाई निर्माण तो इससे हुआ है ना, तो इसीलिए इसका भी गुण इसमें आ रहा है, ये भी आ रहा है। इसीलिए इसको द्विगुण और उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त मतलब जीव उठ के इसमें लगती है, इसीलिए इसको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है। कठोर व्यंजन क्यों? क्योंकि इस कठोरता से उच्चारण होता है, इसीलिए इसको कठोर व्यंजन भी कह देते हैं। तो द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, कठोर व्यंजन, ये हैं आपके 2, संख्या में आपसे पूछे जाएंगे 2। आगे इसी में आपका आएगा संयुक्त व्यंजन। अगला है इसका, यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन क्या? संख्या में संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो होती है भाई वो होती है आपकी 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। और ये 4 कौन कौन से हैं, आइए चर्चा करते हैं हम लोग। ये 4 कौन कौन से हैं, जिसमें आपका पहला आपका आएगा आपका छ, दूसरा आपका आएगा त्र, फिर आपका आएगा ज्ञा, और फिर आपका आएगा श्रा। ये आपके छ, त्र, ज्ञा और श्रा है। और इनका उच्चारण भी पूछा जाता है, तो इनका उच्चारण क्या हो जाएगा इनका? भाई देखिए कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न बने हैं कि ये तो इसका ये छ, त्र, ज्ञा किन वर्णों के योग से बने, तो इस पर भी चर्चा करते हैं। छा जो है, आप छा का जो उच्चारण स्थान है वो का, हलंत और शा, कई बार एग्जाम में पूछा गया, का, हलंत और सा। ता का उच्चारण स्थान इसमें तो क्लियर ही हो रहा है, ये देखिए स्टैंड दिख रहा है, ये रा है और ये ता है, तो ये बनेगा आपका ता, हलंत और रा। देखिए पहले पर हलंत लगाना है, दूसरे पे नहीं। अगर दूसरे पे भी हलंत लगाओ तो यहाँ पे आ निकालो। ठीक है। क्या बनेगा? गा का उच्चारण जा, जा, हलंत और आपका उआ, उआ, जा, हलंत और उआ पे आएगा। और शाह में आप देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये तो ये नीचे स्टैंड लगाए तो ये रा है, पदेन रा, और पहला क्या आएगा? शाह। इसमें तालब्य सा आएगा, तालब्य सा और हलंत लगाना है, और यहाँ पर आपका रा कंप्लीट आएगा। तो इस तरीके से इनके उच्चारण, अगर इसमें से हलंत यहाँ भी लगाए तो फिर आ भी आपको निकालना पड़ेगा।
ह्रस्व स्वर वाला छोटा आ आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपके उच्चारण के ये कई बार पूछे गए कि इनके योग से क्या बनेगा, छा का विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा। तो इन्हीं को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये संख्या में 4 होते हैं। तो आप देख रहे हैं उनका उच्चारण और ये तोड़ने का तरीका इनको देख लीजिए, इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अगला इसमें देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण क्या है इसमें, जैसे अभी और भी रह गए हैं दो गुण व्यंजनों। अब जैसे क्या वत्स व्यंजन पूछ लेते हैं। वत्स व्यंजन क्या है, यहीं पे मैं करा दे रहा हूँ। वत्स व्यंजन, वत्स वर्ण या व्यंजन, वत्स वर्ण या व्यंजन, वत्स वर्ण या व्यंजन, वत्स वर्ण या व्यंजन। तो वत्स वर्ण क्या होता है? वत्स का मतलब होता है मसूढ़े से जीभ लगी, मसूढ़ा, मसूढ़े से उच्चारण होगा, मसूढ़े से उच्चारण, मसूढ़े से जीभ टकराती है, मसूढ़े से उच्चारण इसका होता है, इसी कहते हैं वत्स व्यंजन। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें मुख्य रूप से जैसे ला सा, कहीं कहीं रा भी देते हैं, ला सा रा ना, ये ला सा रा ना, कहीं कहीं ला सा ना भी देते हैं। तो आप यहाँ से ये वत्स, ये चारों भी किस में आएंगे? आपके वत्स की श्रेणी में आ जाएंगे। इसी में अर्धस्वर मैं बता ही चुका हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें अर्धस्वर की चर्चा कर ही चुका हूँ। आगे इसमें हम लोग चलेंगे वायु के आधार पर, वायु निर्गमन के आधार पर और कंपन के आधार पर वर्ण। तो आपने ये व्यंजन आपने क्लियर कर लिए यहाँ तक। अब हम लोग दूसरा जो पढ़ेंगे, इसका चौथे पार्ट में हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे और वह अंतिम वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग एक वीडियो और प्रैक्टिस के लिए बनाएंगे, वर्णमाला में जो प्रैक्टिस करेंगे कुछ प्रश्नों की। तो टोटल कुल वीडियो आपके 5 हो जाएंगे। तो आगे चर्चा करते हैं हम लोग इसकी बाद में अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए। अगर आपने वीडियो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।